मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से हम शुरू करें। बहुत सारे सुझाव थे, मेरे मन में भी थे। अंत में तय हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक ले जो बहुत ही बेसिक सा हो, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो, जिसका महत्व हो। और मुझे पता नहीं क्यों, अगर मैं सोचता हूँ कि इस चैनल की शुरुआत मैंने क्यों की, इसका पर्पस क्या है, अगर एक पर्पस तय करना हो, बाकी पर्पस तो सारे होते ही हैं। प्रसिद्धि की चाह भी एक पर्पस हो सकता है इसका, सबके मन में होता है, तो मेरे मन में भी होगा ही। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसका दरअसल एक ईमानदार पर्पस क्या है इस चैनल का, तो मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर यह चाहता हूं कि हमारा समाज सोचने विचारने की प्रक्रिया में बेहतर समाज बने। हम एक सेंटिमेंटल समाज के रूप में ना हो, हम एक इंटेलेक्चुअल समाज भी तो हो। सामाजिक चर्चाओं में, विमर्शों में थोड़ी गहराई हो, चिंतन बेहतर हो। हम अफवाहों से क्यों बहें। इसलिए सोचा कि पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूं पंचतंत्र की, थोड़ा बदल के सुनाता हूं। पंचतंत्र आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूं ताकि आज के परिवेश में उसका महत्व ज्यादा समझ में आए। कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, कहानी में बदल के सुना रहा हूँ ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि नहीं कहानी तो ये थी, बदल कैसे दी। उस कहानी में ये था कि एक पंडित जी बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, मेरा 3 पशुओं के नाम बोले कि ये कहाँ ले जा रहे हो, वो कहाँ ले जा रहे हो। उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया कि ज़रूर कोई बहुरूपीय जानवर है, तो छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूँ कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नज़र पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने के लिए। पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा ना है। तो वो बड़े अच्छे से हंसा, उसने कहा ये बछड़ा है। अच्छा, इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साठगांठ है, ये इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूं। बोला वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई। लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठहाका मार के ऐसा बोला, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे। फिर लगा घर जाऊंगा, घर पे पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूं। तो एज्यूम कीजिए कि
उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है। 100 का? बकरी तो 20 रुपए की आ जाती है। लेकिन ये इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूँ। और पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान से कम 80 का तो नहीं होगा, और 40 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं। सारा ज्ञान ही वहां से आता है। सोशल मीडिया, आप लोग मोबाइल फ़ोन के मरीज़ हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी आधा मरीज़ हूँ, आप भी होंगे ही। आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज़्यादा मरीज़ होंगे। बिना वजह के मोबाइल फ़ोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फ़ोन देखते देखते थक गए और फ़ोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन उठा लिया कि थक गए हैं। क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फ़ोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है। कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए। महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण हैं। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें, और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं। वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए। और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है, और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूं, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूं। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है। अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, हुई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात। और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं,
युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं और इसी क्षण का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो व कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे? और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर। मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूं, बाकी तो पता भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो 2/3 जी चुका हूं। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई आप लोगों के ना, चेहरे ही बता रहे हैं आपके, चमक रहे हैं ना अभी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में? सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार ये है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं, और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं, कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था, और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का। लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये है कि पहले विचार हो, फिर फैसला हो, और फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा है नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है।
मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए, एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा, स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मानिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियां नीचे आ जाएं। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पे अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात मैं जो कह रहा हूं मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूं। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूं। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूं, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र, समाज, राजनीति, इन सबसे मतलब नहीं, मुझे बच्चे से मतलब है। इसलिए यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है या संभावना ज्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा कि तू नहीं बदमाशी की होगी, आदत दिखाने के लिए देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटे तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला हो करना है।
क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर बहस करनी हो ना, आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं। पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी हो, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ये कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है। फिर काहे का आप विचार विमर्श कर रहे हैं? ये पहला स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए? इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा तो इसके बाद का लिया ही नहीं। अगर उसके बाद भी सुन लिया होता तो शायद वैसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है, उसमें बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग क्योंकि शायद यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं आप में से अधिकांश लोग, तो आप जानते होंगे 1973 में संविधान के मूल ढांचे का कंसेप्ट आया था 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में कुछ फैसलों में यह बताना शुरू किया कि यह चीज भी संविधान का मूल ढांचा है। मेनका गांधी केस में जिक्र करते हुए बात आई कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडिक्वेट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, और कई बार क्या होता है चीजें इतनी अलग होती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा। बात करते, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छनती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वफेयर सब मुझे बता देते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी। उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा है जीवन में, तो उसने सब बताया, सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया होगा? क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाले से उठा के लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं अच्छा बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि नाली के पास से आए हैं।
और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही, नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए गए थे। या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, उसको उसको देख के ज़्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं। अच्छा, बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि ज़रूर भेजो, क्योंकि परिवार में आप वो सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से, जो वहीं थे आसपास, अलग से बात की। मैंने कहा यार बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए, मैं जब उसके पिता से मिलने गया, मेरे मन में ये भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। और उसके बाप ने साइड में ले जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करें क्या। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या, वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है, और बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे कि बात कर लिया अपने आप में, क्या बोलूं। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना ज़रूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हों, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नज़दीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, नीयत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसी ने क्यों आपको बताया। कोई आपको कहे कि तुम जानते हो तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था, आप कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके, हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना, आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है, तब तक उसको दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, नार्को, पॉलीग्राफ, ये सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है। 1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोसेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज़्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है,